हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो क्या हालचाल, कैसे हो आप? सब बढ़िया है? स्वस्थ है, व्यस्त है, मस्त है, जबरदस्त है? हाँ जी मैम, सब बढ़िया है ना? और पढ़ाई वढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी, है ना? और लगातार आप देख रहे हो कि सरकार जो है योजनाओं पे ही टारगेट कर रखा है सरकार ने, और सरकार कुछ योजनाओं के नाम बदल रही है, कुछ के जो अमाउंट है उनमें वृद्धि कर रही है, यानी उनको प्रोत्साहन दे रही है। तो अपने एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है ना? तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना, जो कि पिछले 6 इकोनॉमिक सर्वे से तो मैं देख रही हूँ, और वहां पर जो है सरकार ने प्रोत्साहन राशि जो है वो बढ़ा दी है। और योजना भी काफी महत्वपूर्ण है, और योजना का नाम है जी, जो महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। और इस योजना में जो है कई सारे प्रोविजन है, और उसमें एक प्रोविजन है कि जो अनुज्ञाधारी श्रमिक होते हैं उनकी 2 पुत्रियों के विवाह पर जो राशि है वो बढ़ा दी गई है सरकार ने। और आर्थिक सहायता जो पहले 50,000 थी, अब वो बढ़कर 75,000 हो गई है। तो यहाँ पर ये जो योजना है वो श्रमिक कल्याण से संबंधित योजना है, जो अभी करंट में चर्चा में है। लेकिन इसके साथ साथ आज की क्लास में हम जो श्रमिकों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन सब पे चर्चा करेंगे, चाहे वो मंडी श्रमिक हो, चाहे वो कृषक श्रमिक हो, चाहे वो आपके ये जो निर्माण श्रमिक होते हैं वो, उन सब के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि बार बार अलग अलग जगह से पढ़ने से बेटर है कि एक ही क्लास में अपना पूरा रिवीजन हो जाए। तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़े से श्रमिक कल्याण के बारे में। ठीक है, श्रमिक कल्याण की बात कर रहे हैं या श्रमिकों की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर श्रमिकों में एक तो कृषि श्रमिक है, ठीक है, एक आपके होते हैं मंडी श्रमिक, है ना, मंडी श्रमिक। एक यदि हम बात करें तो आपके होते हैं निर्माण श्रमिक। तो ये जो श्रमिक है इन सबसे संबंधित जो है योजनाएं हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। श्रमिक कल्याण की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ श्रम विभाग स्थापित किया गया है, जिनका उद्देश्य है कि श्रमिकों के लिए ऐसा माहौल बनाया जाए, ठीक है, उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए और उनके लिए कार्य किया जाए। श्रमिक कल्याण जो भी कार्यक्रम होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि समय पर जो श्रमिक है उनको वेतन भुगतान मिल जाए, उनके जो श्रम कानून है उनके हिसाब से उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, और उनके लिए एक व्यापक तौर पर जो है एक बेहतर वातावरण का निर्माण किया जाए, मानव उचित जो दशाएं हैं वो उनको दी जाए, जिससे वो काम कर सके। और इसके लिए हमारे यहाँ निर्माण श्रमिकों के लिए अलग से श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन भी किया गया है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है इनके लिए। निर्माण श्रमिकों की बात करें तो यहाँ पर निर्माण श्रमिकों से पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है। तो निर्माण श्रमिकों के कल्याण की प्रमुख योजनाएं, कल्याण की प्रमुख योजनाएं, यहां पर मैं बात कर रही हूं निर्माण श्रमिकों की, है ना जी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी निर्माण श्रमिकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। निर्माण श्रमिक औजार सहायता योजना पहली कौन सी है? निर्माण श्रमिक, सिंपल सिंपल योजनाएं हैं। निर्माण श्रमिक औजार सहायता योजना, अब नाम से ही पता चल गया आपको, औजार सहायता योजना, औजार सहायता योजना। अब आपको बताने की जरूरत है किसके लिए है जी? नहीं मैम, पता चल गया। क्या पता चल गया? कि भैया ये जो निर्माण श्रमिक होते हैं उनको जो है क्या दिया जाएगा इसके तहत। तो आपको ध्यान रखना है टूल किट के लिए सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें निर्माण श्रमिकों को, यहाँ निर्माण श्रमिकों को आवश्यक उपकरण व टूल किट खरीदने हेतु, आवश्यक उपकरण व टूल किट खरीदने हेतु, अब यहां पर सिर्फ आपको जो है क्या ध्यान रखना है? अमाउंट ध्यान रखना है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कितने रुपए? या तो 2,000 रुपए या उपकरणों की वास्तविक लागत। तो आपको ध्यान रखना है 2,000 रुपए या वास्तविक लागत। मतलब मान लीजिए अगर 1,000 के आए तो 2,000 क्यों देंगे, फिर तो 1,000 देंगे ना।
जो भी कम हो, जो भी कम हो प्रदान किया जाएगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, या तो 2,000 रुपए दे देंगे, या भाई जो भी वास्तविक लागत है, ठीक है 1800 के हैं तो 1800 ही देंगे, हम क्यों 2,000 देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 2500 है तो फिर 2500 नहीं देंगे, फिर वहां पर क्या देंगे जी हम 2,000 रुपए देंगे, और ये वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से जो है ध्यान रखनी है इस योजना के तहत। निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना, निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना सिंपल योजना है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भाई मैम ये जो योजना है इसके तहत हम क्या करेंगे। तो भाई इस योजना के तहत जो है हम क्या करेंगे, कौशल विकास के लिए काम करेंगे। क्या करेंगे कौशल विकास के लिए, तो भाई जो निर्माण श्रमिक है उनकी बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता इसमें प्रदान करेंगे। तो पहला क्या ध्यान रखना है कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता देंगे। अब ये वित्तीय सहायता किस प्रकार दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, ये आप बता दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल बता देते हैं। तो भाई जो ये वित्तीय सहायता है ना वो दी जाएगी कितनी, 8 से 25,000 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में। कैसे जी, कक्षा 6 से आगे वाले बच्चों के लिए। तो आपको इसमें ध्यान रखना है वित्तीय सहायता कितनी दी जाएगी। तो वित्तीय सहायता का कोई फिक्स बताया नहीं गया है किसको कितना दिया जाएगा, लेकिन एक अमाउंट लिखा है कितना, तो 8,000 से 25,000 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। किनको दिए जाएंगे, तो भैया कक्षा 6 से आगे के बच्चों को, यानी ये तो क्लियर हो गया। आगे के बच्चों को मतलब क्या है कि भैया 6ठी क्लास से कम वाले बच्चों को ये दे नहीं होगा। कितना दिया जाएगा, तो 8 से 25,000 रुपए कक्षा 6 से बड़े वाले को, यानी कक्षा 6 से कम वालों को तो नहीं दिए जाएंगे। या हम बोले साथ ही कि जो मेधावी छात्र है उनको भी 4,000 से 35,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना कि जो मेधावी बच्चे मतलब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाएगी या हम बोले छात्रवृत्ति दी जाएगी, एक ही बात है। तो इनको कितनी दी जाएगी ये भी आपको ध्यान रखना, छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता ये आपको ध्यान रखनी है। और ये जो सहायता दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, तो ध्यान रखना 4 से 35,000। अब इसमें कैटेगराइज नहीं किया गया है कि भाई कितनी क्लास तक को दी जाएगी। तो 4 से 35,000 रुपए इनको दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। किस आधार पर दी जाएगी, तो भाई ये इनको योग्यता के आधार पर दी जाएगी। योग्यता के आधार पर उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर ये जो है लागत इनको दी जाएगी, ये वित्तीय सहायता इनको प्रदान की जाएगी। तो ये दो योजनाएं तो देखो बहुत सिंपल है, एक टूल किट के लिए और एक जो है किसके लिए, भाई बच्चों की पढ़ाई के लिए दी जानी है। क्या इनकी कोई बीमा सुविधा वगैरह भी है, बिल्कुल है। तो बीमा के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि इनको बीमा वगैरह भी दी जाती है। बीमा के तहत क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है निर्माण श्रमिक भविष्य सुरक्षा योजना। ठीक है, तो निर्माण श्रमिक भविष्य सुरक्षा योजना, तो भविष्य के लिए इनको क्या दी जा रही है, भाई सुरक्षा दी जा रही है। किसके माध्यम से, वित्तीय सहायता के माध्यम से। कब से लागू हुई, 1 जनवरी 2016 से। यानी सामाजिक सुरक्षा हेतु जो हितधारकी है उनके द्वारा जमा कराए गए अंशदान पर बोर्ड द्वारा 50 से 100% तक की सहायता इसमें दी जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि योजना में किया क्या जाता है
कि जो हितधारी श्रमिक है उनके जो पैसे होते हैं वो जमा कराते हैं, वो कंट्रीब्यूशन देता है प्रीमियम, और उस पर बोर्ड जो है 50 से 100% तक सहायता देता है। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा के लिए पात्र हितधारियों को अंशदान का, जो भी वो जमा करा रहे हैं यानी जो प्रीमियम उनके द्वारा जमाया करा गया है, तो जब द्वारा जमा अंशदान पर बोर्ड द्वारा 50 से 100% लाभ दिया जाता है। ठीक है, मतलब देखो सिंपल सा है कि आप मान लीजिए आपने पूरे अमाउंट जमा करा रखा है, कितना, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 50% यानी 50,000 रुपए और 1 लाख का 100% यानी 1 लाख रुपए तक की लाभ या सहायता इसमें बोर्ड आपको दे देता है कि कोई बात नहीं, आपका जो पैसा जमा है उस पर ही हम आपको क्या दे देंगे जी, बेनिफिट दे देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से जो है प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है इनके लिए बीमा, निर्माण श्रमिकों के लिए बीमा सुविधा पता है, बीमा सुविधा 2 प्रकार की होती है, एक जीवन बीमा मृत्यु पर, एक होती है दुर्घटना बीमा। तो 2 प्रकार की बीमा है, या तो जो होगी आपको दुर्घटना पर या फिर मृत्यु पर दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सामान्य मृत्यु, दुर्घटना मृत्यु या चोट लगने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी। तो निर्माण श्रमिकों को सामान्य मृत्यु, दुर्घटना मृत्यु या दुर्घटना हम बोल सकते हैं कि कोई दुर्घटना हो गई या दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ठीक है, या चोट लगने पर सहायता दी जाती है। ठीक है, अब कैसे कैसे दी जाएगी वो एक बार बात कर लेते हैं। अगर सामान्य मृत्यु हुई है, ठीक है, तो 2 लाख रुपए, आकस्मिक मृत्यु पर कितने, 5 लाख रुपए। तो आपको ध्यान रखना लाभ किस प्रकार होगा, तो सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु पर कितने मिलेंगे जी, 2 लाख रुपए। आकस्मिक मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु तो कितने जी, 5 लाख रुपए। तो आकस्मिक हो गई तो 5 लाख और सामान्य हो गई तो 2 लाख। मान लीजिए विकलांग हो गए, तो विकलांग में भी आपको ध्यान रखना है, एक पूर्ण विकलांगता और एक आंशिक स्थायी विकलांगता। अगर विकलांगता हो जाती है तो विकलांगता में 2 स्थिति होगी, एक होगी पूर्ण स्थायी विकलांगता और एक होगी आंशिक स्थायी विकलांगता। आंशिक स्थायी विकलांगता मतलब आप पूर्ण रूप से विकलांग हो गए, यानी अब आप कभी भी काम नहीं कर सकते। स्थायी रूप से आप क्या हो गए हो, हैंडीकैप हो गए हो, तो 3 लाख रुपए। आंशिक स्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपए। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर 3 लाख रुपए आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर 1 लाख रुपए आपको ध्यान रखना है। क्लियर है जी, तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना। तो 3 लाख और 1 लाख, यहाँ पर मृत्यु पर 5 लाख और यहाँ पर 2 लाख रुपए। ये जो बॉक्स बना रही हूँ ना, उतने इतने भी याद कर लोगे तो अपना काम हो जाएगा। अगर चोट लग जाती है तो यहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो चोट लगने पर मुआवजा दिया जाएगा। अब देखो मुआवजा जो होता है वो कम दिया जाता है क्योंकि चोट लगी है, तो ऐसी स्थिति में 5 से 20,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। तो 5 से मतलब 500 नहीं, 5,000 से 20,000 रुपए का मुआवजा यहाँ पर दिया जाता है। अब ये दिया किसको जाता है, तो या तो पीड़ित को या उसके परिजन को। लाभ जो है या तो पीड़ित को दिया जाएगा या उसके परिजन को प्रदान किया जाएगा, परिजन को
प्रदान किया जाना है। ठीक है जी। क्या दिक्कत आई योजना में? बॉक्स वाली 4 चीजें रख लेना, अपना काम हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है? प्रसव सहायता। ठीक है। तो निर्माण श्रमिकों को प्रसव सहायता, निर्माण श्रमिकों को प्रसव सहायता, प्रसव सहायता, प्रसव सहायता भी इनको दी जाती है। प्रसव में क्या मतलब भैया, जब डिलीवरी हो रही है तो भी हम बेनिफिट देते हैं। डिलीवरी के टाइम क्या दिया जाता है, तो इनको ध्यान रखना है कि प्रसूति के समय महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक बच्चे के जन्म पर 20,000 रुपए और बच्ची के जन्म पर 21,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें लड़के के जन्म पर 20,000 रुपए और लड़की के जन्म पर 21,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं भाई? 3 किस्तों में दिए जाते हैं। ठीक है। और ये अमाउंट कैसे दिया जाता है? तो 3 किस्तों में। अब आप बोलेंगे मैडम 3 किस्तें कौन कौन सी होगी? अरे बता देते हैं भाई। 3 किस्तों में आपको ध्यान रखनी है, पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त। सिंपल सा है। पहली किस्त तो तब जब भैया प्रसव होगा, डिलीवरी होगी, तो डिलीवरी के समय 5,000 रुपए। ठीक है। तो प्रसव के समय 5,000 रुपए, प्रसव के समय कितने दे देंगे जी? 5,000 रुपए दे देंगे। फिर भाई मैम 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद या पूर्ण टीकाकरण पर या प्रमाणित टीकाकरण पर हम कितना दे देंगे? तो प्रमाणित टीकाकरण पर यहाँ अमाउंट दिया जाएगा जी कितना? 5,000 रुपए। ठीक है। 5,000 रुपए। अब मान लीजिए कि बच्चा जो है वो स्कूल जाने लग गया और 5 साल का हो गया, तो बाकी अमाउंट यहाँ पर दे देंगे। ठीक है। तो 5 साल की उम्र में स्कूल में प्रवेश लेने पर, तो 5 वर्ष की आयु में स्कूल में प्रवेश लेने पर यानी स्कूल जाने लग जाना चाहिए बच्चा। तो 2-3 ध्यान रख लो, प्रवेश स्कूल में और 5 वर्ष। ठीक है। तो कितने जी? अगर लड़का है तो 10,000 रुपए और लड़की है तो जी 11,000 रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि उधर 20-21 है, तो बेटी के केस में 11 और बेटे के केस में 10,000 रुपए यहाँ दिए जाने हैं। ठीक है। क्या दिक्कत आई योजना में जो आपको समझ नहीं आई? तो सिंपल है, 20,000, 21,000, 3 किस्तें, कितने? 5,000, फिर 5,000 और फिर भैया 10 और 11 दोनों याद रखने हैं। पहला प्रसव के समय 1 वर्ष और टीकाकरण 5 वर्ष और स्कूल में प्रवेश लेने पर। क्या दिक्कत आई बताओ? आई क्या? कोई दिक्कत नहीं आई। तो बिल्कुल सिंपल सी योजना है। अगर मान लीजिए उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, सिविल सेवा के लिए वित्तीय सहायता, तो सिविल सेवा के लिए वित्तीय सहायता कैसे दी जाएगी? तो सिविल सेवा परीक्षा हेतु वित्तीय सहायता आपको ध्यान रखनी है। कितनी दी जाती है? तो भाई कोई बच्चा, अगर कोई श्रमिक है, श्रमिक के बच्चे ने आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा तो 1 लाख रुपए, जबकि आरएस की प्रारंभिक परीक्षा पर 50,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है। तो आईएएस की जो है प्रारंभिक परीक्षा क्या कर लियो जी? यहाँ पर उत्तीर्ण कर लियो, सिर्फ बैठा नहीं हो, आपको ध्यान रखना उत्तीर्ण कर लियो। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे जी। अगर बच्चा आईएएस नहीं करे तो आरएस करे तो भाई ठीक है जी, आरएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी अमाउंट तो देंगे ना। तो आरंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है तो ध्यान रखना कितना? 50,000 रुपए दिया जाएगा। तो ये दोनों अमाउंट आपको ध्यान रखने हैं कि आईएएस के लिए कितना? 1 लाख रुपए और आरएस के लिए कितना? तो ये दोनों की ही प्रारंभिक परीक्षा है, दोनों की मेंस नहीं है, प्रारंभिक परीक्षा है। ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। सिलिकोसिस पॉलिसी में हमने पढ़ लिया था कि भैया सिलिकोसिस से प्रभावित व्यक्तियों को 3 लाख रुपए और मृत्यु के मामले में आश्रितों को 2 लाख रुपए
दिए जाते हैं, ये ऑलरेडी हम वहां पर पढ़ चुके थे, ये आपको ध्यान रखनी है। निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना, है ना, निर्माण श्रमिक, मैं ज्यादा बड़ा बड़ा पेज नहीं ले रही क्योंकि आपको याद रहे, अच्छे से लिखा जाए, इसलिए नेक्स्ट पेज पे लेंगे। तो निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना, तो उनको आवास भी तो मिलना चाहिए। सुलभ आवास योजना, आप देख रहे होंगे कि हर क्षेत्र की योजनाएं हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके प्रसव के लिए, ठीक है, बीमा की सुविधा भी दी गई है। और सिंपल सी योजना है कि भैया ये जो योजना है 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी कि अगर वो घर खरीदता है या घर का निर्माण करता है तो 1.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। निर्माण श्रमिक को ठीक है, या तो आवास क्रय पे, आवास क्रय हेतु या आवास निर्माण हेतु, आवास निर्माण हेतु, या तो खरीद ले, ठीक है, या क्या है उसको निर्माण करे, तो दोनों चीज के लिए घर क्रय करे या खुद स्वयं का घर निर्माण करे, दोनों के लिए ही कितना, तो 1.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो सिंपल सा है, एक शब्द ध्यान रखना है बस, आवास के लिए 1.5 लाख रुपए, बाकी योजना में कुछ भी नहीं है, आपको आसानी से याद हो रही है। एक योजना जो कि पूछी भी जाती है और कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है, शुभ शक्ति योजना। और जब भी नाम आता है ना शुभ शक्ति योजना, तो हम समझते हैं महिलाओं से संबंधित योजना है, स्टार मार्क कर लेना, पूछी जा चुकी है। और इसका संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना श्रमिक कल्याण से है। तो या तो देंगे श्रमिक कल्याण से या पूछेंगे श्रमिकों की पुत्रियों से, है ना। तो श्रमिक कल्याण से, और विशेष रूप से अगर हम बोले तो उनकी पुत्रियों के कल्याण से संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना है। क्लियर है, किया क्या जाता है, ये भी लागू हुई थी कब से, 1 जनवरी 2016 से। तो ये 1 जनवरी 2016 से इसे लागू किया गया था, ऊपर वाली भी 1 जनवरी 2016 से, लगभग एक साथ ही। क्या होगा इसमें, जो पंजीकृत हितधारी है उनकी वयस्क पुत्रियों को 55,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड है ना, जो रजिस्टर्ड होंगे उनको ही मिलेगी, ये ध्यान रखना। हितधारी निर्माण श्रमिकों की, निर्माण श्रमिकों की वयस्क पुत्रियों को 55,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका नाम ही है शुभ शक्ति योजना, और इसका उद्देश्य क्या है कि वो श्रमिक परिवार की जो पुत्रियां हैं वो उच्च शिक्षा, उनके मतलब विवाह व्यय के लिए इनको ये दिया जाएगा। क्यों दिए जाएंगे 55,000 रुपए, तो भाई इनकी उच्च शिक्षा के लिए, या हम बोले विवाह व्यय के लिए, ठीक है। तो अगर शादी करनी है उसके लिए, या वो उच्च शिक्षा लेना चाहती है उनके लिए, या कोई ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहती है व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए, व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रदान की जाती है। आपको अमाउंट ध्यान रखना है, बाकी सारी तो जी कहानियां हैं, सब सुनी सुनाई सी तो आपको याद आ जाएगी। अगर कोई निर्माण श्रमिक विदेश में जाना चाहता है तो उसे वीजा व्यय हेतु 5,000 की राशि का पुनर्भरण भी दिया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है। एक और ध्यान रखना, निर्माण श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रोत्साहन हेतु, तो निर्माण श्रमिक खेल प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिक खेल प्रोत्साहन योजना, खेल प्रोत्साहन योजना, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। अभी जो है जब हमने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था तो सूजस में भी आई थी, ये आपको ध्यान रखना है। निर्माण श्रमिक अगर जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में, निर्माण श्रमिक कहाँ जी, तो आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में, खेल प्रतियोगिता, मैं राष्ट्रीय नहीं बोल रही हूँ,
अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं, जो एशियन चैंपियनशिप हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे आपके ओलंपिक्स हो, अगर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो आपको ध्यान रखना, प्रतियोगिता में भाग लेने पर तो भाग लेने पर कितना देंगे जी? सिर्फ भाग ले रहा है तो भाई 2 लाख रुपए। ठीक है, कितने? 2 लाख रुपए। अगर वो कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीतने पर कितने जी? 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए। अगर रजत पदक जीतता है तो ध्यान रखना, रजत पदक जीतने पर कितने जी? 8 लाख रुपए। और अगर वो जीत जाता है क्या? स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण पदक जीतने पर कितने रुपए? 11 लाख रुपए। जीतने पर 11 लाख रुपए। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, भाग लेने पर, कांस्य पदक पर, रजत पदक पर और स्वर्ण पदक पर। ठीक है जी, तो ये दोनों योजनाएं देखो आप स्टार मार्क कर लेना, ये वाली और ये वाली। और ये अभी सूजस में काफी चर्चा में रही थी, और ये क्या है, कई बार पूछी जा चुकी है, क्योंकि नाम से थोड़ा कंफ्यूज करती है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है। अब थोड़ी सी बात करते हैं ई श्रम पोर्टल की। ठीक है, श्रमिकों की बात चल रही है तो ई श्रम पोर्टल को भी देख लेते हैं। ई श्रम पोर्टल, ये जो पोर्टल है कब लॉन्च किया गया, वो डेट ध्यान रखना, 26 अगस्त 2021 को। ठीक है, कब जी? 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। क्या है जी? नाम से पता, ई श्रम पोर्टल, यानी जितनी भी श्रम से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, और उनका क्या होगा जी? रजिस्ट्रेशन होगा, यानी जितने भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनका राष्ट्रीय डेटाबेस यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो ये क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है, यानी उनका पूरा डेटा यहाँ पर होता है। अब बात करें कि भाई ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है, इनमें कौन कौन आएंगे? जैसे प्रवासी श्रमिक, कोई गुजरात से यहाँ आ गया, वो प्रवासी श्रमिक हो गया। या हम बोले कोई गिग वर्कर्स है जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, जोमेटो स्विगी वाले, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। या हम बोले कि निर्माण श्रमिक है, जो निर्माण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पर काम करते हैं, बेलदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स है, ठीक है, जो रेडी ठेले लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनको ध्यान रखना है। और कौन से है भाई? घरेलू श्रमिक है, ठीक है, बाइयां है, मेड है, तो घरेलू जो श्रमिक है वो यहाँ पर होंगे, उनको भी इसमें जोड़ा गया है। इवन कृषि श्रमिकों को भी इसमें जोड़ा गया है, जो ये लेबर काम करती है खेतों में, उनको भी इसमें जोड़ा गया है। तो इन सब का एक डेटाबेस बनाया गया है। इसमें 2-3 चीजें होगी डेटाबेस के लिए। इस डेटाबेस के लिए पात्रता होती है। पात्रता क्या होगी? एक तो वो क्या होना चाहिए? असंगठित श्रमिक होना चाहिए। तो बिल्कुल जी, असंगठित श्रमिक हो, ठीक है। उसकी जो आयु है वो श्रम बल वाली आयु हो, 11 मतलब 16 से 59 वर्ष की आयु होनी चाहिए, आप बोलोगे मैम 18 की नहीं जी, इसमें जो है 16 ही बोला गया है श्रम बल को, ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, यानी करदाता नहीं हो। और क्या भाई? किसी भी प्रकार का ESIC यानी कोई भी इंश्योरेंस या EPF जो है नहीं प्राप्त करा हो, यानी किसी जो है प्राइवेट नौकरी में नहीं हो, EPFO नहीं हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। या कोई प्रोविडेंट फंड या स्टेट इंश्योरेंस जैसी सुविधा नहीं ले रहे हो, है ना। योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसको ही क्या किया जाएगा? इस डेटाबेस में शामिल किया जाएगा, अदरवाइज इस डेटाबेस में शामिल नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। और ये लॉन्च किसने किया था? श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा। तो श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो आई थिंक इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाया जाता है। क्लियर है? आई थिंक कोई इसमें डाउट वाली बात ही नहीं है, सिंपल सी योजना है। ठीक है, अब एक जैसे हम बात करें मंडी श्रमिकों के लिए योजना है, क्योंकि हमारी जो मेन योजना है वो मंडी श्रमिकों की योजना है। तो मंडी श्रमिकों के लिए योजनाएं, एक तो आपको ध्यान रखना है किसान कलेवा योजना। किसान कलेवा योजना, किसान कलेवा योजना। किसान कलेवा योजना क्या है? तो किसान कलेवा योजना की जो किसान है उनको सुपर ए और बी श्रेणी की कृषि उपज मंडियों या समितियों में या अन्य जो राज्य की मंडियां होती है वित्तीय रूप से सक्षम, वहां अनुदानित दर पर क्या दिया जाता है? कलेवा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किसानों को सुपर ए व बी श्रेणी, ए व बी श्रेणी, और ये पिछले इकोनॉमिक सर्वे से कितनी बार आ रही है, अब हमेशा छपी हुई होती है। ठीक है, श्रेणी की उपज मंडी समितियों की, कृषि उपज मंडी समितियों, या हम बोले किसमें, तो यह आपको ध्यान रखनी है कौन सी वाली? जो राज्य की सभी अन्य वित्तीय रूप से सक्षम मंडी हो, राज्य की सभी वित्तीय रूप से अन्य सभी वित्तीय रूप से सक्षम मंडियों। ठीक है, और इन मंडियों में क्या किया जाता है? तो भाई अनुदानित दर पर भोजन दिया जाता है। अनुदानित दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाता है। गुणवत्तापूर्ण भोजन इनको करवाया जाता है जी। ठीक है, एक और योजना है जिसका नाम अभी बदल दिया गया है, पहले था राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना और अब इसका नाम हो गया है मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। कृषक साथी सहायता योजना, ये इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि इसका भी नाम भी चेंज हुआ है, तो पूछी जा सकती है। क्या है? सिंपल सी योजना है कि भैया इसके तहत कृषि कार्य जिसमें कृषि विपणन भी शामिल है, उसके दौरान अगर किसी की मृत्यु या दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे कृषकों को, कृषि श्रमिकों को और हमालों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। अमाउंट नहीं लिखा है, पिछली वाली में अमाउंट लिखा हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किन किन को किया गया इंक्लूड कि भैया कृषि कार्य, विपणन कार्य या कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर। ठीक है, मान लीजिए कोई कृषि श्रमिक कोई काम कर रहा था, ठीक है, तो उसके दौरान होने वाली मृत्यु या दुर्घटना पर किस किस को दिया जाएगा? तो 3-4 कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है, कृषक हो, कृषि श्रमिक हो या हमाल हो। ठीक है, तो कृषक हो, कृषि श्रमिक हो या हमालों को क्या दी जाएगी जी? आर्थिक सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहायता इसके तहत प्रदान की जाएगी। कितनी दी जाएगी इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दी गई है, तो आपको सिर्फ अनुदानित दर पर यह दिया जाएगा। अगली और जो महत्वपूर्ण योजना जिसकी आज हम कर रहे हैं जी चर्चा, और वो है महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। मंडी श्रमिक कल्याण योजना, और ये योजना जो है उसमें कई सारे प्रोविजन किए गए हैं, यानी बहुत सारे प्रावधान इसके तहत किए गए हैं। कौन कौन सा? इसकी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 से। ये आपको ध्यान रखना है। किसके लिए है? कृषि उपज मंडियों में कार्यरत श्रमिकों के जीवन सुधार हेतु। ठीक है, तो कृषि उपज मंडियों में कार्यरत
श्रमिकों के जीवन स्तर सुधार हेतु, जीवन स्तर में सुधार हेतु इस योजना को लागू किया गया था। क्या क्या किया जाता है? तो भाई कई प्रकार के सहायता इनको दी जाती है। जैसे पहली होती है गर्भावस्था सहायता। कौन सी सहायता? गर्भावस्था सहायता। गर्भावस्था सहायता में क्या ध्यान रखना है आपको? दो तीन चीजें सिंपल ध्यान रखनी है कि लाइसेंसदारी महिला श्रमिक होनी चाहिए। गर्भावस्था में 45 दिन तक अकुशल श्रम के बराबर राशि दी जाती है। ठीक है, तो लाइसेंसधारी महिला श्रमिक को, लाइसेंसधारी महिला श्रमिक को क्या दी जाती है? 45 दिन की अकुशल मजदूरी के बराबर राशि दी जाती है। अकुशल मजदूरी के बराबर राशि दी जाती है, बराबर राशि प्रदान की जाती है। कुल मिला के 45 दिन तक का पैसा इनको दिया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर पितृ को, तो यहाँ पर ध्यान रखना पिता को जो है कितने दिन की, तो पिता कम होते हैं तो 25 दिन की अकुशल श्रम मजदूरी प्रदान की जाती है। तो पिता ध्यान रखना कितने, ये महिला को ध्यान रखना 45 दिन, और जो पुरुष है उसको कितनी दी जाएगी? तो 15 दिन की दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फिर ध्यान रखना कि छात्रवृत्ति कितनी दी जाएगी। ठीक है, छात्रवृत्ति की बात करें तो कितनी, तो आपको कितना अमाउंट नहीं लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी, छात्रवृत्ति सहायता, वो ध्यान रखना। और छात्रवृत्ति सहायता में कितना मार्क्स लाना है? तो पुत्र और पुत्री दोनों को दी जाएगी। कितनी? 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर। तो लाइसेंसधारी श्रमिक के, लाइसेंसधारी श्रमिक के पुत्र ऑब्लिक पुत्री को 60% या अधिक अंक लाने पर छात्रवृत्ति। अब कितनी दी जाएगी ये इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि कितनी दी जाएगी छात्रवृत्ति। चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी। चिकित्सा सहायता में आपको ध्यान रखना है कि चिकित्सा सहायता दी जाएगी क्या? अगर भाई कोई गंभीर बीमारी हो गई है, ठीक है, तो गंभीर बीमारी की स्थिति में, गंभीर बीमारी हो गई, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है, और वो भी अस्पताल में भर्ती होने पर। तो गंभीर बीमारी जैसे किडनी, कैंसर, हृदयघात ये हो जाए तो उसमें अगर वो सरकारी अस्पताल में भर्ती है तो उसे 20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। कितनी? 20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। कंडीशन है इसमें, क्या आपको ध्यान रखना है कंडीशन के बारे में? अस्पताल में भर्ती होने पर, तो कौन से में? सरकारी या अधिकृत अस्पताल में भर्ती होने पर उपचार हेतु दी जाएगी। अगर वो भर्ती हो जाता है हॉस्पिटल में तो 20,000 रुपए दिए जाएंगे। एक और चीज जहां से आज का प्रश्न है, विवाह हेतु सहायता, विवाह सहायता, और प्रश्न यही से शुरू हुआ था और यहीं पर खत्म भी करना है। क्या ध्यान रखना है कि भाई महिला श्रमिक यदि खुद की शादी करती है या अपनी बच्ची की शादी करती है तो उसको दिए जाएंगे भाई 75,000 रुपए। पहले कितने दिए जाते थे? तो पहले दिए जाते थे भाई मात्र 50,000 रुपए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुज्ञप्ताधारी क्योंकि इसका मतलब होता है लाइसेंसधारी, अनुज्ञाधारी श्रमिक को, ठीक है, तो ध्यान रखना कौन से श्रमिक है? अनुज्ञाधारी श्रमिकों को स्वयं या पुत्री की शादी हेतु, पुत्री के विवाह हेतु 75,000 रुपए की सहायता, 75,000 रुपए की सहायता। इसको स्टार मार्क कर दो ना, क्योंकि ये पूर्व में कितनी दी जाती थी? तो पूर्व में 50,000 रुपए दी जाती थी, अभी सरकार ने हाल ही में बढ़ा दी है। तो यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, पहले 50,000 दी जाती थी, अब
कितनी जाएगी 75,000। और कितनी मैक्सिमम अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए, अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए ही ये दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, स्टार मार्क कर लेना, प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा वृद्धि की गई है, राज्य सरकार द्वारा वृद्धि की गई है अमाउंट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। आज का टॉपिक भी यहीं से शुरू हुआ था और यहीं पर, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है कि पहले 50,000 दिए जाते थे, अब 75,000 दिए जाएंगे। सारी योजनाएं एक ही क्लास में मैंने कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होए और एक साथ आपकी सारी योजनाएं कवर हो जाए। ठीक है, तो अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें कि और किस प्रकार की क्लासेस आप चाहते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में और एक बेहतरीन वीडियो और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।